हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी का डेली करंट अफेयर की इस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां पर वन बाय वन करके जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स होंगे उन्हें एक एक करके आसानी से समझेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे कंसेप्ट यहाँ के क्लियर कर दूं। तो आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, जापान और फाइव आइज गठबंधन। एक गठबंधन के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, जापान के बारे में, और 5 और देश हैं उनके, तो उसी को फाइव आइज कहा गया। उसके बारे में देखते हैं क्या है ये गठबंधन। देखिए, सबसे पहले तो चर्चा में क्यों है। चीन के अंदर उड़गर मुसलमान हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है उन्हीं की निगरानी के लिए जापान ने फाइव आइज गठबंधन के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमति जताई है। जो मुसलमान हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो उनके अत्याचार की निगरानी के लिए ही जापान क्या कह रहा है कि भाई जो फाइव आइज गठबंधन है वो उसके साथ मिलकर काम करेगा। तो इसे हम थोड़ा डीपली देखते हैं। देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है, 5 अलग देश है और एक अलग है, तो वो 5 जो हो गए वो फाइव आइज, उसी के साथ ये मिलकर ये कह रहा है कि भाई मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो फाइव आइज गठबंधन है क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फाइव आइज जिसमें 5 देश है, ठीक है। 5 देश क्या है, एक खुफिया नेटवर्क के रूप में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खुफिया नेटवर्क के बेस पे काम कर रहे हैं, या खुफिया नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं, ये भी कह सकते हो। जिसमें कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। ये जो 5 आइज है, आपके 5 आइज है, जो 5 देशों के बीच, इनके बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, वो भी बहुत गहरे। ठीक है। इसके साथ इन देशों में बोली जाने वाली जो अंग्रेजी भाषा है वो इन पांचों देशों को आती है। ये नहीं कि मतलब जो इन ये लोग अंग्रेजी यूज करते हैं वो अंग्रेजी इन पांचों देशों को आती है। ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही आती है, ब्रिटेन को ही आती है, कनाडा कोई भी है, ऐसा नहीं है। जो भी लैंग्वेज ये यूज कर रहे हैं वो पांचों देशों को आती है। और फाइव आइज गठबंधन की जो उत्पत्ति है, उसकी जो पृष्ठभूमि की बात करें तो वो अटलांटिक चार्टर में उसके बारे में देखा जा सकता है, जिसे विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों के साझे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 1941 में जारी किया गया था। और मतलब नहीं कि इस गठबंधन के लिए कब शुरुआत की गई थी, 1941 में, लेकिन शुरुआत कब हुई, दूसरा जो विश्व युद्ध है उसके पश्चात 1946 में। ठीक है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, चीन, उत्तरी कोरिया और रूस पर नजर रखना। ठीक है। और उससे जुड़ी जो भी खुफिया जानकारी है एक दूसरे को साझा करना। तो इसी चीज के लिए अब जापान भी चाहता है कि मैं भी भाई इस खुफिया एजेंसी का हिस्सा बनूं, और ताकि चीन के ऊपर नजर रख सकूं। तो इसी में और भी है कि जापान ने इस संगठन में शामिल होने की क्या फिर की इच्छा व्यक्त की, भाई मैं भी शामिल होना चाहता हूं। इससे पहले दिसंबर 2019 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए, मतलब आपने देखा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी जो है अपना कब्जा करना चाहते हैं और उसकी आक्रामकता जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो अमेरिकी कांग्रेस समिति ने इस गठबंधन में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की सिफारिश की थी। किसने की थी, अमेरिकी कांग्रेस ने। किसे किसे शामिल करने के लिए, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जापान शामिल क्यों होना चाहता है, तो एक मैंने तो बता ही दिया है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं और भी है। तो वो क्या है कि जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि जो जापान फाइव आइज मतलब खुफिया साझाकरण जो गठबंधन है इनका, उसके साथ सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक है, जिसमें ब्रिटेन और यूएसए भी शामिल है। जापान द्वारा फाइव आइज समूह में शामिल नहीं होने के बाद भी वह इस समूह के साथ खुफिया सूचना साझा करता है। देखो, वैसे तो वो अभी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी जापान क्या कर रहा है, इन एजेंसियों के साथ में, इन देशों के साथ में खुफिया जो सूचना है वो साझा कर रहा है। इसलिए जापान का कहना है कि वह भी इसे इस मतलब उसे भी इस समूह में, इस ग्रुप में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इसे फाइव आइज की जगह फिर क्या कहेंगे, हम सिक्स आइज कहेंगे। क्या कहेंगे, सिक्स आइज। वर्तमान समय में जापान को इस समूह से खुफिया सूचना प्राप्त करने के लिए आग्रह करना पड़ता है, जिससे उसे सूचनाएं प्राप्त तो होती है लेकिन कई बार देरी भी हो जाती है। तो वो इसीलिए जुड़ना चाहता है ताकि जो सूचनाएं हैं एक तो उसे समय पर मिल जाए। ठीक है। और दूसरा एक चीज और है कि जो जापान द्वारा आपका इस समूह में शामिल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में
चीन की जो आक्रामकता बढ़ रही है जो सागर में, तो उसी के कारण उस आक्रामकता जो उसने मतलब और प्लस उसने भारत चीन सीमा में भी आक्रामकता दिखाई है। तो इसी मतलब में कि जो चीन के बढ़ते हुए आक्रामकता है, तो इस आक्रामकता के कारण ही जापान चिंतित हो गया है और इसी चिंता के कारण वो चाहता है कि वो जल्द ही मतलब यानी कि इस फाइव आइज जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उससे जुड़ जाए और उसे चीन के बारे में असलियत पता लगती रहे और वो इससे सतर्क रह सके। ठीक है। अब देखिए जापान के फाइव आइज गठबंधन में शामिल होने के मायने क्या है, ये भी देख लेते हैं हम थोड़ा। देखिए इसके मायने की अगर हम बात करते हैं तो जापान की जो भौगोलिक अवस्थिति है और तकनीकी श्रेष्ठता है, जापान की फाइव आइज में शामिल होने के दावे को मजबूत बनाती है। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति प्लस जो उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी भी मतलब उसमें शामिल होने का जो दावा कर रहा है ना, वो उसे मजबूत बनाती है। कोई भी देश सोचेगा हाँ भाई मजबूत पक्ष है। तो जापान भौगोलिक रूप से चीन, उत्तर कोरिया और रूस तीनों देशों के नजदीक है। इसलिए इन देशों की खुफिया जानकारी प्राप्त करने में जापान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब एक बात बताइए आपके सामने, मान लीजिए सपोज कीजिए ये एरिया है, ठीक है। एक आदमी यहाँ रहता है और एक आदमी यहाँ रहता है और एक आदमी इसी के नजदीक रहता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए है और ये है हमारा बी पर्सन और ये है हमारा सी पर्सन। अब ए को कोई मान लीजिए सी की इंफॉर्मेशन लेनी होगी या सी को कोई ए की इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तो वो थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दूर है। लेकिन बी जो इसका पड़ोसी है वो चाहे तो इससे आराम से ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए एक डी बंदा और है, तो बी क्या करेगा? ए से इंफॉर्मेशन ले लेगा, डी बी से ले लेगा और वही इंफॉर्मेशन ए वाली सी को मिल जाएगी डी के थ्रू। तो हुआ ना। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि वो एक तो पड़ोसी देश है, तो इनसे जो खुफिया जरूरत है या खुफिया सूचना जो है वो आराम से चाहे तो इससे ले सकता है। हालांकि जापान का इस समूह में शामिल होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जापान के पास कोई विशेषीकृत खुफिया एजेंसी नहीं है। जैसे अमेरिका की क्या है? CIA, और ब्रिटेन की क्या है? MI6। तो इसके अलावा जापान खुफिया जानकारी को साझाकरण को लेकर कोई विशेष, एक मिनट, हाँ, इसके अलावा जापान खुफिया जानकारी को साझाकरण को लेकर कोई विशेष नियम भी नहीं है। मतलब यानी कि जो मान लीजिए कोई जानकारी साझा करे तो इस टाइप से उसने कोई नियम भी नहीं बना रखे। और जापान को अपने नागरिकों और व्यवसायी जो भी यहाँ वहाँ के व्यवसायी हैं, लोग हैं, जिन पर उन्हें विश्वास होता है, उसी के साथ ही अभी खुफिया जानकारी को साझा कर देता है। ठीक है। मतलब जिस लोगों पे वो भरोसा करता है उसी के साथ वो साझा कर देता है। इसलिए जापान को फाइव आइज समूह में शामिल होने के लिए इस दिशा में कुछ सुधार करने होंगे। एक तो नियम बनाने होंगे, ठीक है, किसे शेयर करना है किसे नहीं करना, वो सारी चीजें उसे तय करनी होगी। और प्लस एक बार मान लीजिए अगर जापान इस फाइव आइज सिस्टम में शामिल हो जाता है, तो भारत को भी जो शामिल करने की बात कही गई थी ना, भारत भी इसमें आराम से शामिल हो सकता है। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है और मैंने आप लोगों को बता दिया कि फाइव आइज सिस्टम जो है वो क्या है। ठीक है। एक खुफिया एजेंसी है, पूरी डिटेल मैंने बता दी। 5 देश मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें छठा जो जापान है वो भी जुड़ना चाह रहा है। ठीक है। भारत के पास भी, भारत को भी शामिल करने की इसकी सिफारिश की गई थी। तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है यहाँ पर कवर होता है फाइव आइज सिस्टम। अगला जो टॉपिक है हमारा, धान की फसल में एक रोग होता है जिसे आप ब्लास्ट रोग कहते हैं, ब्लास्ट डिसीजेज कहते हैं। तो ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? देखिए धान की फसल में जो आपका ब्लास्ट रोग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, उसको नियंत्रित ब्लास्ट रोग, देखिए ये आपकी धान की फसल है, आपको दिखाई दे रहा है इमेज यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो इमेज है इसमें आप लोग देख सकते हैं, आप सभी को ये इमेज दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए धान की फसल के ऊपर ये जो रोग है इस टाइप पे, इसे ही ब्लास्ट रोग कहा गया है। तो इसी के बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। तो इसे हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या है। पहले तो बात ये कि चर्चा में क्यों है। जो धान की फसल में ब्लास्ट रोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को अधिक नाइट्रोजन का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। होता क्या है, जो ब्लास्ट रोग होता है वो नियंत्रित तभी होगा जब वो नाइट्रोजन का उपयोग कम करेंगे। तो इसके बारे में उन्हें सलाह भी दी गई है। तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल है ब्लास्ट रोग के बारे में। ठीक है। क्या होता है, पहले तो ब्लास्ट रोग आपको ये भी पता होना चाहिए।
ठीक है। धान की फसल को हम पैडी क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो धान की फसल का जो ब्लास्ट रोग है, मैग्नापोर्थ ओरिजा नामक एक फंगस के कारण होता है। ठीक है, याद रखना, मैग्नापोर्थ ओरिजा एक नाम का फंगस है, उसी के कारण ये रोग होता है। और ये धान के पौधे के जमीन से ऊपर के सभी हिस्सों को प्रभावित करता है। मतलब मान लीजिए ये आपकी जमीन है, ठीक है, और ये आपका धान का पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये धान का पौधा लगा हुआ है। तो इसमें जो ये धान का पौधा है, ये मतलब यहाँ नहीं कि यहाँ जड़ से लेके ऊपर तक ये पूरा प्रभावित होगा। अगर ये रोग लगेगा तो उसमें ये पूरा पौधा प्रभावित होगा, यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है। होता क्या है, यह रोग आमतौर उन क्षेत्रों में धान की फसल को प्रभावित करता है जहां मिट्टी में नमी कम होती है, लगातार या लंबे समय तक बौछारदार बारिश होती है, मतलब यानी कि बौछार होती है, ठीक है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है, ठीक है, और दिन में तापमान भी क्या होता है वहां पे कम रहता है, तो वहां पर ये दिक्कत जो है ज्यादातर देखने को मिलती है। दिन रात के तापमान के जो अधिक अंतर के कारण पत्तियों पर होता क्या है, ओस की बूंदे जम जाती है, ठीक है। जब तापमान का ज़्यादा अंतर होता है दिन रात में, दिन में मान लीजिए ज़्यादा गर्मी हो या कम है और रात को एकदम से थोड़ा चेंज हो जाए या बढ़ जाए तापमान एकदम से, तो होता है कि अंतर के कारण फिर ओस की बूंदें जम जाती है। तो इसके कारण इस प्रकार अपेक्षाकृत ठंडा तापमान इस रोग के विकास का कारण बन जाता है। ब्लास्ट रोग जो है धान की फसल के लिए सबसे विनाशकारी रोग है। और ब्लास्ट रोग की अगर बात करें तो ब्लास्ट संक्रमण जो है रोपन या टिलरिंग स्टेज, मतलब जब पौधा शाखाएं बनाता है, उसकी शाखा निकलती है, तो उसमें इस समय ये क्या करता है, पौधे को कमजोर कर देता है। इससे पौधे के विकास के बाद चरणों में पौधे का जो अनाज है, अनाज भराव है, वो मतलब नहीं कि उसमें फिर फर्क पड़ता है, और फिर होता है क्या, हमारी पैदावार जो है, उपज जो है वो बहुत ही कम होती है। तो ये हो गया ब्लास्ट रोग होता क्या है। अब ब्लास्ट रोग को हम लोग नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो इसके नियंत्रण की अगर बात करते हैं तो ब्लास्ट रोग के नियंत्रण का सबसे प्राथमिक विकल्प है कि ब्लास्ट रोग के जो रोग प्रतिरोधी है उस उन किस्मों का उपयोग किया जाना चाहिए। और रोपण समय को समायोजित किया जा सकता है, मतलब यदि मान लीजिए संभव हो कि बारिश के मौसम की शुरुआत, मान लीजिए जब मौसम आपको पता है टेम्परेचर कम है या फिर बारिश कम हो रही है, तो आप मत को, जब बारिश अच्छी हो रही है या बारिश की शुरुआत हुई, या मान लो बारिश नहीं हो रही है और आपने पैदावार कर दी, आपने मतलब बुआई कर दी, तो उस समय आपको नहीं करना है। आप थोड़ा इंतजार करो कि बारिश अगर शुरू हो रही है तो उस समय आप उसकी रोपाई करो, धान की जो रोपाई करनी है, बुआई करनी है, वो तब करो। तो बताया गया है कि नाइट्रोजन उर्वरक का एक ही बार में अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने की बजाय इसका 2 या 2 से अधिक बार में अनुप्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब ये आप सपोज करो उसमें 2 किलो का एक तरह से छिड़काव कर रहे हो। मतलब एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? इतना ये तो बहुत कम है, बहुत होता है, ठीक है? तो ये जो 2 किलो का आप छिड़काव कर रहे हो उसमें, ठीक है? जो भी उर्वरक का, खाद-वाद का आप छिड़काव कर रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, तो इससे आप एक बार की बजाय मान लो 3 बार कर लो, थोड़ा-थोड़ा करके कर लो, तो वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इससे होता क्या है, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से भी ब्लास्ट रोग की तीव्रता जो है वो एकदम से बढ़ जाती है, तो इसलिए उसे कम-कम उपयोग करो। और देखिए, ब्लास्ट रोग के संक्रमण को रोकने के लिए किसानों को स्यूडोमोनास 0.2% मिश्रण का एक छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, एक ये घोल है, ये घोल अपनी फसल में छिड़कते रहना चाहिए, जिससे ये जो कीट है, सॉरी, ये रोग है जो वो नियंत्रित हो सके। और नीम लेपित नाइट्रोजनी उर्वरक का उपयोग भी किया जाना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे ब्लास्ट रोग को नियंत्रित करने के विकल्प कि कैसे हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन आया था एक अभी बीच में, तो ये नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है? अगर देखा जाए हमारे आवर्त सारणी में अगर बात करते हैं, मॉडर्न आवर्त सारणी जो है, उसमें बात करें तो ये 7वां तत्व है। कौन-सा है? 7वां। और पर्यावरण में नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा विद्यमान है, सबको पता है, लगभग 78% है नाइट्रोजन, ठीक है? पर्यावरण में अगर सबसे ज़्यादा गैस है, तो वो कौन-सी है? हमारी नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ये देखिए लिखा भी है 78%। नाइट्रोजन जो है जीवन के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ तक कि ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, इन सब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, मतलब इन सब के निर्माण में, ठीक है। नाइट्रोजन जो पौधों के लिए भी आवश्यक पोषक तत्व के रूप में शामिल है। मतलब नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए बहुत ही जरूरी या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोषक तत्व है। और होता क्या है, एक पोषक तत्व जो है, ये पोषक तत्व जो नाइट्रोजन है पौधों की जड़ों के द्वारा NO3 के रूप में, NO3 के नेगेटिव के रूप में चावल के संदर्भ में
NH4 पॉजिटिव के रूप में अवशोषित कर लेता है। और मृदा में जब नाइट्रोजन जैविक और अजैविक रूप में पाई जाती है, याद रखना जो मिट्टी में नाइट्रोजन पाई जाती है या तो जैव फॉर्म में या फिर मतलब यानी कि बायोटिक या एबायोटिक फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये 95% कार्बनिक के रूप में और 5% से कम अकार्बनिक के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। तो इतनी व्यापक मात्रा में जो नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, तो मृदा में फिर भी नाइट्रोजन की कमी, देखिए इतनी है मिट्टी में, लेकिन फिर भी होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं लोग, उर्वरक का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि पौधे के द्वारा केवल अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता है। जो कार्बनिक है वो तो 95% है, लेकिन अकार्बनिक देखिए 5% से भी कम है, तो इसको पूरा करने के लिए ही नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको दूर करने के लिए जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से, जैसे कि यूरिया हो गया आपका, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनिया घोल हो गया, अमोनिया एनहाइड्रेस हो गया, अमोनिया फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनियम फास्फेट हो गया। तो ये सारे उर्वरक है जो हम नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर होता है। बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है तेल रिफाइनरी से संबंधित। तेल रिफाइनरियों के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बारे में देखते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, हाल में ही देश के सबसे बड़े ऑयल रिटेलर जो कि कौन से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, सभी को पता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है देश की सबसे बड़ी ऑयल रिटेलर है। तो उसने घोषणा की कि जो उसने तेल रिफाइनरियों की जो टरबाइनें हैं उसके लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्चिंग की, ठीक है, क्या घोषणा की, पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम तेल रिफाइनरी के जो टरबाइन है उनके लिए, ठीक है। तो हैदराबाद में स्थित इस परियोजना का उद्घाटन हाल में ही भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया, ठीक है। कौन है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने बता दिया आप लोगों को रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब देखिए यह पहली बार जब देश में तरह तरह की बहु इकाई निगरानी वाले या निगरानी प्रणाली को किसी ऑयल पीएसयू द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। देखिए ये किस लिए, उनकी मॉनिटरिंग उनकी निगरानी करने के लिए ये इसकी लॉन्चिंग की गई थी। तो बताया गया है कि ये पहली बार देश में इस तरह के निगरानी की प्रणाली वाले किसी ऑयल पीएसयू द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। बताया गया है कि मूल रूप से उपर्युक्त रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इस संयुक्त राज्य अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक के अटलांटा विश्लेषणात्मक केंद्र से संचालित करने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन डेटा रेजिडेंसी क्लॉज, ठीक है, और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के कारण अब इसे कहां पर, हैदराबाद में, कहीं मान लीजिए दूसरे देश में होगा, हो सकता है हमारी डेटा चोरी हो जाए, तो उसी सिक्योरिटी को देखते हुए अब ये हमारे ही देश में हैदराबाद में इसे संचालित किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये है क्या, रिफाइनरी के रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये है क्या, देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी की जो टरबाइन है उनकी ट्रैकिंग के लिए एक रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, ऑपरेशन सेंटर इनकी टरबाइनों की ट्रैकिंग के लिए, इनके लिए एक रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर को भेल भेल मतलब BHEL और जनरल इलेक्ट्रिक मतलब GE के संयुक्त उपक्रम द्वारा लागू किया जा रहा है। मतलब इन दोनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इसे लागू किया जा रहा है और संयुक्त उपक्रम का जो नाम होगा अब वो क्या होगा, BHEL और GE गैस टरबाइन सर्विसेज, देखिए ये भी आ गया इसमें और GE भी आ गया, दोनों का संयुक्त रूप से, और प्लस तीसरा पूरा नाम हो गया आपका भेल GE गैस टरबाइन सर्विसेज मतलब BGGTS, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि किसके लिए, टरबाइन की ट्रैकिंग के लिए। अब देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो तेल रिफाइनरी की टरबाइन है उसमें ट्रैकिंग के लिए रिमोट मॉनिटरिंग में प्रोएक्टिव, प्रिडेटिव
एनालिटिक्स आधारित ऑटोमेटिक एनोमली डिटेक्शन, मतलब एक यंत्र लगाया जा रहा है जो उनकी ट्रैकिंग को डिटेक्ट कर सके। यहाँ पर क्लियर बात ये है। इस रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ने से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 8 रिफाइनरियों के 27 टरबाइनों को डिजिटल रूप से दूर से ही बैठकर, मतलब हैदराबाद से ही बैठकर इसे मॉनिटर किया जाएगा। कितने टरबाइन? 27 टरबाइन रखो, ठीक है। और इस सिस्टम से गैस टरबाइन से संबंधित उभरने वाले मुद्दों को भी पता लगाने और उनको निभा, मान लीजिए होता है क्या है, कई बार लीकेज हो जाती है, ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारी जो चीजें हैं, इन चीजों को भी सॉल्व अप करने में मतलब यानी कि यहाँ पर इस ट्रैकिंग सिस्टम से काफी मदद मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये टॉपिक भी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्लियर होता है। और अगला टॉपिक जो है हमारा, ओडिशा इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य। ओडिशा राज्य के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो अपना सुधार लेके आया था, अमेंडमेंट लेके आया था, उसी को लागू करने के लिए भारत का 7वां राज्य है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। हाल में ही ओडिशा इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, मतलब इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य बन गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा डीपली। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े प्रमुख कुछ बिंदु हैं, उन्हें देख लेते हैं हम पहले। तो देखिए, किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, उससे आंकने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक अहम भूमिका निभाता है। अब समझ में आ गया इज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक जो है वो ये बताता है कि किसी देश में कित बिजनेस जो करना है वो कितना आसान है या किस तरीके से किया जाएगा, उसके आंकने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का यूज किया जाता है। तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलती है। और इसी को देखते हुए मई 2020 में भारत सरकार ने यह फैसला लिया थी, जो राज्य इज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अच्छा काम करेंगे उन्हें अतिरिक्त पूंजी जुटाने की सुविधा मिलेगी, मतलब उधारी सुविधा मिल पाएगी, वो लोन ले सकते हैं। इसके लिए राज्यों को यह प्रमुख कदम उठाने होते हैं। अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या करना, उनमें अच्छा काम करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, तो वो देखिए, पहला पॉइंट, जिले स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का पहला आकलन पूरा करना होगा, ठीक है। दूसरा, विभिन्न कानूनों के तहत मिले पंजीकरण प्रमाण पत्र, मंजूरी, लाइसेंस की नवीनीकरण के लिए दस्तावेजों की जो मांग है, रिक्वायरमेंट है, उसे खत्म करना होगा। केंद्रीकृत औचक जांच व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण करना होगा। कानून के तहत इंस्पेक्टर की जांच का काम केंद्रीकृत तरीके से किया जाना होगा और इंस्पेक्टर को लगातार दूसरे साल एक ही इकाई की जांच से दूर रखना होगा, मतलब ये नहीं कि एक ही जगह वो जांच करता रहे। साथ ही जांच से पहले बिजनेसमैन को जांच की सूचना देना और जांच रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अंदर अपलोड करना, ये सारी चीजें उन्हें करनी होगी, तभी उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा माना जाएगा। तो ओडिशा, ओडिशा देश का 7वां राज्य बन गया अब इस चीज में, तो जिसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा बनाए गए जो भी उसने सुधार थे उसको पूरी तरह से लागू कर दिया है। ऐसा करने के बाद 1429 करोड़ रुपए की जो ओपन मार्केट बोरोइंग है, वो इतना लेने का मतलब वो इतने अमाउंट का वो लोन ले सकता है। इस संबंध में 30 दिसंबर 2020 को जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसने इस राज्य को अनुमति दे दी कि भाई आप 1429 करोड़ रुपए की जो आपकी डिमांड है ओपन मार्केट की, वो आप उधार ले सकते हो, बोरो ले सकते हो, ठीक है। देश में ओडिशा के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने के लिए राज्य बन चुके हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने से इन 6 राज्यों को 20,888 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिल चुकी है, मतलब इतना लोन ये ले चुके हैं, मतलब लोन लेने की इन्हें अप्रूवेशन जो है वो मिल चुकी है। अब देखिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में बता देते हैं थोड़ा और डिटेल से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, विश्व बैंक हर वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है और इसके माध्यम से विश्व बैंक जो है किसी देश में कारोबार करना कितना आसान है, इस स्थिति को भी बताता है।
कारोबार के नियामकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जा सकता है कि किसी देश में ये कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 10 मानकों के आधार पर जारी की जाती है। कौन कौन से हैं वो? एक तो बिजनेस की शुरुआत कैसे, वहां पे गोदाम का क्या होगा, भंडार गृह कैसे, बिजली निवेदेशक और निवेशक की सुरक्षा, देश से बाहर आया, टैक्स सिस्टम, ये सारे वो मानक सुधार है जिनके आधार पर विश्व बैंक जो है वो इनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो है वो पेश करता है। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अगला जो टॉपिक है हमारा, आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट। आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट के बारे में पर्यावरण जांच एजेंसी ईआई के द्वारा। देखिए, हाल में ही क्या हुआ, पर्यावरण जांच एजेंसी एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके द्वारा आउट ऑफ अफ्रीका की रिपोर्ट जारी की गई है। आउट ऑफ अफ्रीका की रिपोर्ट। अब पर्यावरण जांच एजेंसी एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि ईआईए है, ब्रिटेन स्थित एक चैरिटी संस्था है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ईआईए क्या है, एक जांच एजेंसी है। ठीक है, तो जो पर्यावरण और वन्य जीव अपराध की जांच करती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, ये रेखांकित किया गया है कि मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसने हाथियों और पेंगुइन जैसे वन्य जीवों के अवैध शिकार को बढ़ा दिया है। मतलब वहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ और भ्रष्टाचार के कारण जो जानवर है वहां पे शिकार होते जा रहे हैं। तो पर्यावरण जांच एजेंसी जो है ईआईए, उसने पिछले महीने G20 के संरक्षण पर संयुक्त घोषणा पर सहमति व्यक्त करने वाला 20 प्रमुख वन्यजीव संगठन में से एक था। जो ईआईए है वो G20 के संरक्षण के लिए जब घोषणा हुई थी तो उसमें जो 20 देश थे, ठीक है, उनमें से वो एक था। इन संगठनों के द्वारा स्टॉप द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मतलब यानी कि जो ये वन्य जीवों से संबंधित जो अवैध व्यापार चल रहा था उसे रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ ऑफ आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु जो रिपोर्ट में था वो क्या क्या चीजें थी, अब हम उसे देख लेते हैं। जो हमारे पर्यावरण जांच एजेंसी है ईआईए, उसके शोधकर्ताओं ने, उसके जो रिसर्चर थे, उन्होंने हाल में ही मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के वन्य जीवन पर अध्ययन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट आउट ऑफ अफ्रीका में कहा है कि यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार ने हाथियों और पेंगोलिन जैसे वन्य जीवों के अवैध शिकार को बढ़ा दिया है। मतलब यानी कि इन जानवरों का शिकार यहाँ पर बढ़ गया है। और रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि नाइजीरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और गरीबी का आपराधिक नेटवर्क भी, मतलब नहीं कि देखिए, नाइजीरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और गरीबी का आपराधिक नेटवर्क द्वारा लाभ उठाया गया। मतलब वहां पे जो भ्रष्टाचार और जो गरीबी है उसके कारण भी उसका फायदा मिला है। मतलब यानी कि इलीगल जो डेथ है या व्यापार जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 2015 से नाइजीरिया से हाथीदांत और पेंगोलियन की खाल एशिया के विभिन्न बाजारों में निर्यात हो रहे हैं। और रिपोर्ट में साथ साथ ये भी बताया गया है कि 2015 और 19 के बीच में नाइजीरिया से लगभग 30 टन से अधिक हाथी दांत और लगभग 167 टन पेंगोलिन स्केल, मतलब उनकी चमड़ी का निर्यात किया गया है, जिसमें कम से कम 4,400 हाथी और 1,67,000 पेंगोलिन का अवैध रूप से शिकार हुआ है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं डेटा कितना हाई है। 2015 से 19 के बीच में 30 टन से अधिक हाथी दांत का निर्यात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कंपनियों ने अवैध अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार में अपनी भूमिका निभाई है और नाइजीरिया सहित विभिन्न उप सहारा राज्यों में आदि स्थानिक भ्रष्टाचार ने अवैध शिकार और तस्करी को जन्म दिया है। और पश्चिमी और मध्य अफ्रीका की जो छिद्रिल सीमाएं हैं, इस क्षेत्र को भी वन्य जीवों की तस्करी के नेटवर्क के रूप में सुविधा बनाती है। मतलब यहाँ भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है, आप ये कह सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफ्रीका के जो संगठित आपराधिक नेटवर्क है अफ्रीका महाद्वीप से बाहर की अवैध वन्यजीव सामग्री के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। मतलब जो नेटवर्क है वो ही इनके व्यापार को नियंत्रित कर रहे हैं। नाइजीरिया में अवैध वन्यजीव सामग्री के व्यापार को बढ़ने हेतु स्थानीय सीमा शुल्क और सुरक्षा अधिकारियों की बड़ी मात्रा में रिश्वत दी जाती है। मतलब जो इस सीमा की रक्षा करते हैं या जो वहां के सुरक्षा अधिकारी है उनको वहां पर रिश्वत दिया जाता है ताकि इनका व्यापार जो है आसानी से किया जा सके।
अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी आबादी वाला देश गैबोन हाथी दांत का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। इसके साथ ही घरेलू हाथी दांत व्यापार की अनुमति देने वाला देश जो कि कैमरून है, 2000 से 2015 के बीच अपने हाथियों के 70% को खो देता है। मतलब जितना भी वहां पर हाथी की आबादी है, लगभग इसी व्यापार के कारण वो 70% जो आबादी है उसकी वो खो देता है। अफ्रीका से पैंगोलिन स्केल्स और हाथीदांत को वियतनाम और चीन के बाजारों में पहुंचाने के लिए देखिए कहाँ भेजा जाता है अफ्रीका से, चीन के बाजार और वियतनाम में। तो यहाँ पर इन्हें पहुंचाने के लिए मलेशिया या सिंगापुर जैसे तीसरे देश के गंतव्य के माध्यम के रूप में चुना जाता है, मतलब मीडिएटर आप कह सकते हो। पैंगोलिन स्केल्स को फर्जी सिमिंग दस्तावेजों का उपयोग करते हुए गौमांस, कार के स्पेयर पार्ट या अदरक की आड़ में निर्यात किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे इन चीजों का यहाँ पर अवैध रूप से शिकार और इनका निर्यात किया जा रहा है। आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट में उल्लेखित जो वन्य जीव है उनके बारे में अब देख लेते हैं। आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट के अनुसार अन्य वन्य जीवों के साथ मुख्य रूप से जो दो जानवर है, एक तो पेंगोलिन हो गया और एक हाथी, इनका अवैध शिकार किया जाता है। तो हाथी की मुख्य रूप से दो प्रजाति, एक तो अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी, और पेंगोलिन की कुल 8 प्रजातियां अभी तक ज्ञात है। देखिए हाथी कितने, एक तो अफ्रीकी हाथी और एक एशियाई, और पेंगोलिन की टोटल कितनी प्रजातियां, 8 प्रजातियां जो अभी तक हमें ज्ञात है। तो अफ्रीकी हाथी के बारे में अगर हम बात करें तो अफ्रीकी हाथी जो होता है बहुत ही भारी भरकम होता है और भारी शरीर वाला होता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक शाकाहारी जीव है और समूह में रहते, कभी भी अकेला नहीं रहता। अफ्रीकी हाथी जो है वो कभी भी अकेला नहीं रहता है। गौरतलब है कि हाथी बड़े स्थलीय स्तनपायी है, मतलब इनकी स्थल पे रहते हैं और गर्भ धारण भी करते हैं। अफ्रीकी हाथियों को 2004 से आईयूसीएन की रेड लिस्ट से में सुभेद्य कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। मतलब रेड लिस्ट का मतलब है ये खतरे के कगार पे है, ऐसा आईयूसीएन की रिपोर्ट में बताया गया है। वर्तमान वर्तमान में हाथी दांत के लिए इनका अवैध शिकार जो है वो काफी हो रहा है। हाथियों का शिकार ही वैसे ज्यादातर जो होता है वो हाथी दांत के लिए किया जाता है। एशियाई हाथी के बारे में अब बात करते हैं। एशियाई हाथी जो है एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जीव है। यह भारत के सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है और भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 है उसमें सूचीबद्ध करके उसको कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। इसी के साथ इसी वर्ष गांधीनगर में आयोजित हुई जो प्रवासी जीवों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था सीएमएस, उसके जरिए सीएमएस समझौते की जो अनुसूची 1 है उसमें भी भारतीय हाथी को शामिल किया गया है ताकि इनका संरक्षण जो है वो किया जा सके। तो ये हो गया हमारे एशियाई हाथी और दक्षिण अफ्रीकी हाथी के बारे में। अब बात करते हैं हम पेंगोलिन। पेंगोलिन जैसे कि बताया 8 प्रकार की इसकी प्रजातियों के बारे में हमें अभी ज्ञात है। पेंगोलिन फॉलिडेटा वर्ग का एक स्तनधारी जानवर है और इसके शरीर पर केराटिन से बनी एक सल्कनुमा संरचना होती है जिसकी मदद से यह दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा करता है। केराटिन वही प्रोटीन है दोस्तों जो इंसानों के नाखून में पाया जाता है और इस तरह की सल्कों वाला पेंगोलिन एकमात्र अकेला ज्ञात स्तनधारी जीव है। मतलब इस प्रकार के अगर सल्क की बात करें, ठीक है, जो सल्कनुमा संरचना है, ठीक है, तो वो सिर्फ किसमें है, पेंगोलिन में ही है। प्राकृतिक तौर पर पेंगोलिन अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है और इसकी कुल 8 प्रजातियां अभी तक हमें ज्ञात है, जिसमें से इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। हमारे देश में इसे सल्लू सांप भी कहा जाता है। इंडियन पेंगोलिन की पीठ पर सल्कनुमा संरचना की जो लाइनें होती है टोटल वो 11 से 13 होती है। शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय और देश के पूर्वोत्तर इलाके को छोड़कर इंडियन पेंगोलिन की अगर बात करें तो लगभग वो पूरे देश में पाया जाता है। शुष्क क्षेत्र में नहीं मिलते, ऊंचे हिमालयों पर नहीं मिलते और देश के जो पूर्वोत्तर इलाके हैं वहां भी ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा लगभग ये पूरे देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी पाई जाती है। और चीनी पेंगोलिन
पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तरी बांग्लादेश, उत्तर पूर्वी बांग्लादेश, दक्षिण चीन में पाए जाते हैं। पैंगोलिन का अवैध शिकार उनके औषधि निर्माण और मांस खाने हेतु किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN ने इसे भी रेड लिस्ट में डाल रखा है और एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में चिन्हित किया है। साथ ही दोनों प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भाग 1 की अनुसूची 1 के तहत इन्हें संरक्षण मिला हुआ है। तो ये हमने पढ़ लिया हाथी के बारे में और पेंगोलिन के बारे में। हर वर्ष देखिए दोस्तों, फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष के फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, ताकि पेंगोलिन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ये टॉपिक भी हमने अच्छे से समझ लिया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, जिसे आप IOSCO के नाम से भी जान सकते हैं। चर्चा में क्यों है? हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सहयोगी सदस्य बन गया है। कौन बना है? जो IFSCA है वो IOSCO का एक मेंबर बन गया है। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण मतलब IFSCA को इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर की सदस्यता भी मिल चुकी है। IAIS की भी सदस्यता इसे मिल चुकी है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर, इसका भी ये सदस्य बन चुका है। कौन बन चुका है? IFSCA। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। अब ये है क्या यहाँ पे? पहले तो IOSCO क्या है? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, ये है क्या? इसके बारे में हम देखते हैं। पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन मतलब यानी कि जो आपका IOSCO है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नाम से पता लग रहा है इंटरनेशनल, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, जो विश्व की प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूति नियामक को मंच पर लाता है। यह प्रतिभूतियां क्षेत्र के वैश्विक मानक निर्धारण करता है। अब देखिए, जो हमारा IOSCO G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB के साथ प्रतिभूतियां बाजारों को मजबूत बनाने के लिए मानक का निर्धारण करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। जो IOSCO के उद्देश्य और जो प्रतिभूतियां हैं उनके विनियम सिद्धांतों का FSB द्वारा मजबूत वित्तीय प्रणाली के प्रमुख मानकों के रूप में निर्धारण किया गया है। और जो IOSCO की स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय मैड्रिड मतलब स्पेन में स्थित है। IFSC अब ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC को किसी भी देश में स्थापित करने का प्रमुख लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा का विकास करना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के विकास हेतु ही IFSCA का एस्टैब्लिशमेंट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के विकास हेतु एक प्रवेश द्वार माना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को भी व्यापार के विकास हेतु या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को किसी देश में अगर निवेश करना है या व्यापार करना है तो उसके लिए एक प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं से संबंधित आवश्यकता को पूरी करता है। और एक चीज और है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है वो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया और वर्तमान में IFSC में बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा क्षेत्रों को कई नियामक अर्थात RBI, सेबी और IRDI द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब IOSCO के सहयोगी सदस्य बनने से लाभ क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई सहयोगी सदस्य बनता है या इसकी सदस्यता लेता है तो IFSCA को साझा हितों के क्षेत्रों में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। ठीक है, और इसके अलावा
इसके अलावा क्या होगा, जो बाजार के नियामक हैं उनके साथ भी इसे जुड़ने में काफी मदद मिलेगी। तो ये चीजें हमने जान ली। IOSCO का फायदा क्या, अगर इसका ये सदस्य बनता है तो इसका बेनिफिट क्या है, वो टॉपिक भी हमारा क्लियर होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा, गोवा के मोलेम जंगल के बारे में है। मोलेम फॉरेस्ट ऑफ गोवा के बारे में बात की गई है। चर्चा में क्यों है ये न्यूज? गोवा में मोलेम बचाओ एक अभियान चल रहा है। मोलेम बचाओ एक अभियान चल रहा है, सेव मोलम। तो अभियान ने मशहूर हस्तियों से लेकर जो राजनेता थे, सभी का ध्यान वहां पर अपनी तरफ खींचा। सभी ने मोलेम जंगलों को जो पर्यावरण प्रभाव आकलन और समन उपायों के बिना ही अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का विरोध किया गया है। यहाँ पर मतलब यानी कि कुछ परियोजनाएं हैं जो अवसंरचनात्मक है, उनको यहाँ पर मंजूरी दी है, तो उसी का विरोध किया गया है और यहाँ पर एक आंदोलन, उसी के अभियान चलाया गया, सेव मोलन। कहाँ है? गोवा का। ठीक है। पृष्ठभूमि, अब देखिए, पिछले वर्ष से लेकर अब तक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW द्वारा 3 विवादास्पद परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। पिछले वर्ष से लेकर अब तक अगर बात करें तो 3 विवादास्पद परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर पर्यावरण विशेषज्ञ और जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा स्वीकृत 3 विवादास्पद परियोजनाएं जो है वो कौन कौन सी है? पहली परियोजना है दिसंबर 2019 में गोवा के प्राचीन सिंगल रेलवे लाइन के विस्तार को मंजूरी। दूसरा क्या है? गोवा के राजमार्ग का विकास करते हुए नए 4 लेन राजमार्ग की स्वीकृति। तीसरा क्या है? हाल में ही नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थिति समिति द्वारा गोवा से कर्नाटक तक 400 किलोवाट की पावर ट्रांसमिशन लाइन को मोलेम जंगलों से गुजारने की मंजूरी। अगर मान लीजिए उन जंगलों से गुजारा गया तो वो जंगली जीवों के लिए, वहां के लिए खतरा बनेगा काफी, तो इसीलिए वहां पर जो पर्यावरण प्रेमी है उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये हमने 3 परियोजना देख ली जो कि विवादास्पद परियोजना है, फिर भी इन्हें मंजूरी दी गई है। तो इन्हीं के तहत या इसी के खिलाफ ही, उनमें से एक परियोजना, इसी के खिलाफ ही मोलेम जंगल जो वहां पर है, एक अभियान चलाया गया ताकि वहां के जंगलों की रक्षा की जा सके। अब मोलेम जंगल के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा। मोलेम जंगल जो है गोवा में पश्चिमी घाट के किनारे घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। ये जंगल विशाल वन्य जीव विविधता के साथ साथ कई स्थानीय मानव समुदायों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ बाघ, तेंदुए, गौर, पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। गोवा के महाडेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रोशनी देने वाले मशरूम की प्रजाति माइशेना जीनस भी पाया जाता है। इस सेंचुरी को मोलेम नेशनल पार्क या महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक भी, और ये मोलेम फॉरेस्ट भी। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है वैसे तो अब देखिए मोलेम राष्ट्रीय उद्यान की बात चलती है, मोलेम नेशनल पार्क के बारे में। जो ये पश्चिमी घाट में, मैंने जैसे बताया, ये फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट में ये स्थित मोलेम राष्ट्रीय उद्यान 240 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 240 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह गोवा में सुंगम तालुक में कर्नाटक के साथ सीमा पर मोलेम शहर के पास स्थित है। और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में कदम्ब राजवंश के कई मंदिर भी स्थित है। मोरमुगाओ मोरमुगाओ लोंडा रेलवे लाइन जो है इस राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों के बीच से गुजरती है। अब मान लीजिए कोई रेलवे लाइन राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच गुजरेगी तो जंगली जानवर आएंगे जाएंगे, ट्रेन से टकराएंगे, मौत का कारण होगा वो। तो इसी के लिए इसका भी विरोध किया गया था। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान को पहले मोलेम गेम अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था और 1969 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम बदलकर फिर भगवान महावीर अभ्यारण्य कर दिया गया और 107 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र का नाम 1978 में मोलम नेशनल पार्क कर दिया गया। तो इसके नाम कैसे कैसे बदले वो भी हमने सब देख लिया। अब देखिए इस पार्क के अंदर क्या क्या मिलते हैं। इस पार्क में देखिए किंग कोबरा है, हम्प नोज्ड पिट वाइपर है, इंडियन रॉक पाइथन है, मालाबर पिट वाइपर, कई सांपों की यहाँ पर प्रजातियां हैं, आप ये कह सकते हैं। मोलम राष्ट्रीय उद्यान में मोलम राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें शामिल है फेरी ब्लूबर्ड, वैक्टल, थ्री टोटो किंगफिशर, ड्रॉगो, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इत्यादि। और यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ पक्षी इस क्षेत्र के मूल निवासी है। यहाँ पर तितलियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें ब्लू मॉर्मन, क्रिश्चियन रोज,
टैल्ड, जेम मालाबार, ट्रीनिफ, तामेलियोमेन, प्लेन टाइगर और लाइफ बटरफ्लाई, ये सारे बटरफ्लाई की प्रजातियां है, ये भी यहाँ पर पाई जाती है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर आप देखिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो चल रहा था, ये आया था बीच में, तो ये क्या काम करता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2003 में, ताकि वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। भारत के प्रधानमंत्री इस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसका पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। अगर कार्य की हम बात करते हैं कि ये बोर्ड जो है कार्य कैसे करता है, तो देखिए यह वन्य जीवों संबंधी मामलों की समीक्षा करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियां और उपायों को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने वाला एक बहुत ही शीर्ष निकाय है। ठीक है, मतलब इसी की सलाह से ही जो भी आसपास की परियोजना होती है उनको मंजूरी मिलती है। ठीक है, या जो भी उनके लिए नीतियां होती है उसे तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का प्राथमिक कार्य जो है वन्य जीवों और वनों का संरक्षण और उसके विकास को बढ़ावा देना है। बिना राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित निर्णय राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही लिए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये भी टॉपिक क्लियर किया और आज के जो भी करंट अफेयर की चीजें थी उन सबको हमने एक एक करके अच्छे से समझा और उम्मीद करूंगा आप सभी को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं, लेकिन एक चीज लास्ट में जाते जाते आप सभी से कहूंगा कि वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।